के पास चलूंगा। ओमनाथ जी, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल नेपाल के हालत कैसे हैं? सेना बातचीत करने का प्रयास कर रही है, कर्फ्यू अभी हटा नहीं है, तमाम जो पुराने सरकार में और वर्तमान की सरकार में मौजूद लोग हैं उनकी जान को खतरा बना हुआ है, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इनके बीच जो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, एक युवाओं की फौज है जो नेपाल को एक नए नेपाल को तौर पर देखती है और बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह वो अब युवाओं का रोल मॉडल बन चुके हैं। इन तमाम परिस्थितियों के इर्द गिर्द अभी नेपाल कहां है, हम आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन सर जी। and then I'm getting this good opportunity to join with you in this very talking in this present context of the Nepal. If we talk of the today and then at this moment, the Nepal, the present context is very peace, very the normal. We don't have any problem here at Kathmandu. Yes, there is a curfew going on because all the people who had just this frustration with the government, and then some others group, those have different types of interest into them. We need to control it in this context. So the that purpose only. दवाड़ी साहब, मेरा एक निवेदन है, क्योंकि आपको हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, अगर आप हिंदी में बताएं तो हमारे दर्शक I try my best to प्लीज आप कोशिश कीजिए, ज्यादातर हमारे दर्शक हिंदी के। जी, Hindi is very weak for me. I'll try. I'll कोशिश कर सकते हैं, मिक्स भी बोल सकते हैं। जी, very weak Hindi. I can understand, but I cannot speak Hindi because even I cannot. Okay, continue, please continue. Give the good pronunciation. Okay, the present situation is very peace, very normal, but I don't think this situation will be continued after 2 hours or tomorrow. If the things is going in the the types of what style, if something is wrong, and then this Gen Z group will be, if they are frustrated with these situations and the talk, there might be some problem. So there is a curfew there. So in present situation, Nepalese people are enjoying, and we don't have any problem throughout the country except few incidents outside the capital. Sure. जी, संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो पैकेज बनाया, जो खबर ली है, उसमें एक चिंता ये भी है कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, उन देशों में एक मोडस ऑपरेंडी आंदोलन की, वहाँ के संघर्ष की, वहाँ के तख्ता पलट की, वहाँ के सरकारों के जाने की, वहाँ के राजनेताओं की हत्या करने की, हमला करने की, देश से भगाने की, करीब एक ही मोडस ऑपरेंडी है। श्रीलंका की आप बात देखें, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुआ, 2022 में तख्ता पलट हो गया। वहाँ के तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भागना पड़ा, परेशान होना पड़ा। आपने बांग्लादेश में देखा, शेख हसीना एक जरा सा आंदोलन जो कि आरक्षण से शुरू हुआ, वो भी छात्र आंदोलन था, उसके बाद तख्ता पलट होगा, शेख हसीना को जाना पड़ा, वरना उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती। और अब नेपाल की स्थिति है, केवल सोशल मीडिया को बैन करना, एक छोटे से भ्रष्टाचार की बात करना और पूरे नेपाल में आग लग जाना, और ये बताया जा रहा कि नेपाल की जो परिस्थितियां हैं, जिस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहा है या लीड देने का काम कर रहा है, वहाँ का मेयर है बालेन शाह, जो कि भारत हितैषी नहीं है, भारत विरोधी संकेत अक्सर देता रहता है। तो ये जो परिस्थितियां भारत के इर्द गिर्द के देशों की, ये क्या सहज हैं या इसके पीछे कुछ है? मनोज जी, बेहद महत्वपूर्ण आपने ये प्रश्न उठाया है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत के नेबरहुड में, स्मॉलर नेबरहुड में ये जो स्थितियां हैं, वो बहुत ही चिंताजनक हैं, और ये संयोग नहीं है, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। इसके पीछे गहरी जो प्लानिंग, गहरी साजिश स्पष्ट रूप से दिखती है। जैसा कि आपने बांग्लादेश के संदर्भ में देखा था कि बांग्लादेश में ये जो घटनाक्रम सामने आए थे, उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर ही स्थितियां क्लियर होना शुरू हो गई कि किस तरीके से वहाँ पर कट्टरपंथियों ने और पाकिस्तान के डीप स्टेट ने
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट ने भी इन सारी स्थितियों को वहाँ पर बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाई थी। और उसी तरीके से जो म्यांमार में जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर एक लोकतंत्र आया था और उस लोकतंत्र को जाहिर है कि उसके बाद एक सैनिक तख्ता पलट के माध्यम से फिर से सैनिक शासन वहाँ स्थापित हो गया। और उसके पीछे भी जाहिर है कि वहाँ पे जो सेना के जो शासक हैं और उनका जो चाइना के साथ जो कनेक्शन है उसका भी अपना योगदान रहा। उसी तरीके से श्रीलंका की जो स्थितियाँ थी वहाँ पर चाइना के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा लोन और उसको रीपे न कर पाने की वजह से और अनेक श्रीलंका के नेताओं के द्वारा, राजपक्षा के द्वारा अनेक गलत निर्णयों की वजह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इत्यादि को लेकर के जो ब्लंडर्स किए गए, तो जाहिर है कि उसको लेकर के वहाँ पर एक व्यापक असंतोष था, वो सामने आया। और उसमें भी जाहिर है कि चाइना का जो एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट उसमें वहाँ पर भी दिखा। और नेपाल में भी जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उस घटनाक्रम के पीछे बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती हैं। अभी जैसे जैसे अभी थोड़ा और समय बीतेगा और भी स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये बहुत स्पष्ट है कि 2 दिन पहले आप चाइना से यात्रा करके आते हैं और उसके बाद पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर देना सोशल मीडिया पर, लोगों के अंदर के जो असंतोष को, उनके रोष को, उनके ग्रीवांसेस को, उनके द्वारा जो बेरोजगारी का जो संकट वो फेस कर रहे थे, जेनजी फेस कर रहा था, जो वहाँ पर भ्रष्टाचार का जो बड़ा संकट है, पुअर गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, उसको आपने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि और इसलिए यह तस्वीर निकल कर आ गई, उसके संकेत भी दिखाई दिए। पूर्व डिप्लोमेट रंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती। सर, एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो सवाल मैंने अभी पूछा संजीव जी से उसका जवाब उन्होंने देने की कोशिश की। बहुत सारे देशों की डिप्लोमेसी, भारत की डिप्लोमेसी, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको जिया है। आपसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि नेपाल में जो कुछ घटा है यह सहज है या फिर कोई है जो इसके पीछे? देखिए, जैसे संजीव जी ने कहा कि बहुत सारी पॉइंट्स उन्होंने बताई, तो मैं समझता हूं वो सारे पॉइंट्स का ये जो सिचुएशन है इसमें मिश्रण है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस लगता है, पर इसके पीछे प्लानिंग भी होता है। प्लानिंग, क्योंकि हमने बांग्लादेश के संदर्भ में ये देखा था कि वहां प्रोफेसर यूनुस ने पब्लिकली एडमिट किया कि देयर वाज मेटिकुलस प्लानिंग फॉर रेजिम चेंज। तो मुझे लगता है कि शायद इधर भी कोई हाथ हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ एक्सटर्नल हैंड हो। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मिश्रण की बात मैं कर रहा था, इकोनॉमिक ग्रीवांसेस, करप्शन, लैक ऑफ गवर्नेंस, और फिर ये जो पॉलिटिशियंस लोग अपना फ्लॉन्ट कर रहे हैं वेल्थ वगैरह, द ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड, और नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब जब मिल जाता है तो एक माहौल क्रिएट होता है जिसमें बाहर के लोग भी दखल देते हैं और उसको गाइड करते हैं। और सोशल मीडिया इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, वहां से गाइडेंस आता है सोशल मीडिया पर जी। और उसके बाद जैसे हमारी कहावत है कि बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लेते हैं, तो उसमें सब लोग घुस जाते हैं। क्योंकि एक पीसफुल, देखिए प्रोटेस्ट पीसफुल भी हो सकता है जी। पर होता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पुलिस ने एक आध लोगों को मार दिया, उसके बाद पब्लिक से फायरिंग शुरू हो गया, तो पब्लिक के पास इतने हथियार कैसे आए, कहां से आए, किसने उनको दिया, कैसे प्रिपरेशन किया उन्होंने? बांग्लादेश में भी यही हुआ था कि जब एजिटेशन 40 आवर्स के लिए बंद हो गया था, उसके बाद उन्होंने जो पब्लिक थी फिर वापस आ गई। पब्लिक मतलब ये जमाते इस्लामी जो काडर है वो आई और वो आर्म्ड थी, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दिया। एनीवे, वो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है
और यहां भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, पर मैं